में हम सबके तरफ से आपको वेलफेयर ग्रीटिंग्स करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ख़ास उद्देश्य यह है कि आज हमारा देश बड़ी कठिन समस्याओं से गुज़र रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो अपने चरम सीमा पर है। इससे पहले आम आदमी ने इससे ज़्यादा परेशानी, इससे ज़्यादा समस्या इससे पहले कभी नहीं भोगी थी। पेट्रोल के दाम जो है 2014 में जब ये सरकार पावर में आई थी, उस वक्त 71 रुपीस पर लीटर थे पेट्रोल के दाम। आज घटाने के बावजूद भी जो अभी रिसेंटली इन्होंने उसमें थोड़ा कम किया है, 100 रुपये से ऊपर है, 108 रुपये। इस यहाँ पर आपके कर्नाटक में 110 रुपये पर लीटर है, 102 रुपये पर लीटर, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं रसोई गैस के दाम जो है, जब सरकार थी यूपीए की, उस ज़माने में तकरीबन 425, 435 इस तरह का रसोई गैस का सिलेंडर हुआ करता था। आज 1000 से ऊपर हो गया है। तो ये पेट्रोल के दाम हो या रसोई गैस के दाम हो, इसके वजह से जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसके दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, बहुत बढ़ गए। आम आदमी के लिए रोज़ी रोटी का, जिसका डेली वेजेस का काम है, जो मिडिल क्लास है, वो बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर तवज्जो देने के बजाय, इसेंशियल कमोडिटीज़ को फराहम करने के बजाय, कल तक सरकार ये कह रही थी कि हम पूरे वर्ल्ड को फीड करेंगे, और यहाँ से गेहूं जो है, वीट एक्सपोर्ट किया जा रहा था। अचानक एक्सपोर्ट को पाबंदी लगा दी गई, इसलिए कि यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोगों को समस्या आने लगी थी। फिर हम ये देख रहे हैं कि बजाय इसके कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम को कम करे, वो हेट मॉन्गरिंग के ज़रिए से, हेट स्पीचेस के ज़रिए से, मंदिर मस्जिद के मुद्दों के ज़रिए से लोगों की तवज्जो को, लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, इस वक्त में पूरे देश में अचानक ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला सबसे बड़ा मसला बन गया है इस सरकार के लिए। ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी के ज़रिए से पूरे देश को बांटने की कोशिश हो रही है। कहीं जिनोसाइड की बातें की जा रही है, कहीं मुस्लिम औरतों को रेप करने की बातें की जा रही है, कहीं जो है मथुरा और काशी के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। और ये एक ऐसे, कहना चाहिए कि एक सेंटिमेंटल, एक इमोशनल, एक इस तरह के माहौल में एक रिलीजियस फ्लेम को भड़काकर पूरे देश के अंदर एक हेट का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। खुद हमने यहाँ, आपके यहाँ कर्नाटक में देखा है, पहले हिजाब का मसला खड़ा किया गया, फिर उसके बाद जो है हलाल मीट का इशू खड़ा किया गया, फिर जो है मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर्स की टैक्सी को ना लेने का इशू खड़ा किया गया, और उसके बाद जो सरकारी सिलेबस है, निसाब है, उसमें से भी बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारा देश की जो परंपरा है, हमारे देश की जो कंपोजिशन है, उसको सामने रखते हुए जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, उन सब को निकाल दिया गया। तो ये जो सरकार है, इसके पास क्या लक्ष्य है, ये समझ में नहीं आ रहा। और आज हमारे प्रधानमंत्री जो है विदेशों का दौरा कर रहे हैं। देश बड़ी कठिन समस्याओं से गुजर रहा है। हम ये समझते हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, कि ये वक्त इस बात का तकाजा करता है, इस बात को का डिमांड करता है कि सरकार जो है इस पर तवज्जो दे। फिर दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश एक प्लूरल मुल्क है। इसमें एक कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और ये देश जो है आपसी सद्भाव से, आपसी सौहार्द से चल सकता है। अगर आपसी सौहार्द ना हो, कम्युनल अमिटी ना हो, फ्रेटर्निटी ना हो, तो आप इसने मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंग सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ा सकते।
और यही वजह है कि हमारे संविधान ने इस बात का ख़ास लिहाज रखा कि प्रियम्बल में ही उसने फ्रेटर्निटी की बात की है, उसने आपसी सद्भाव की बात की, उसने भाईचारे की बात की, और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। लेकिन ये सरकार, ऐसा लगता है कि ये जितनी हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने जितने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनको सबको अलग कर रही है। आप जानते हैं कि 1991 में एक एक्ट बनाया गया था, रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस एक्ट के नाम से 91 में, और ये कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई नया मुद्दा खड़ा नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थल की, जिस मस्जिद की, मंदिर की, गुरुद्वारे की, चर्च की जो पोजीशन थी वो वैसे ही बाकी रहेगी। लेकिन आप देखते हैं अभी ज्ञानवापी मस्जिद का मसला खड़ा किया गया, उसके बाद मथुरा की ईदगाह का मसला खड़ा किया गया, श्रृंगापट्टनम का मस्जिद का मसला खड़ा किया गया, उज्जैन में, नीमच में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह के इश्यूज खड़े किए जा रहे हैं। तो ये क्या है? अगर हम समझते हैं सरकार के पास कोई पॉजिटिव नीति है, कोई पॉजिटिव एजेंडा है, तो उसको लाए सामने। अगर कोई सरकार, कोई पार्टी कम्युनल इश्यूज को उठाती है, हेट्रेड पैदा करती है, तो अपनी बात को कम्युनिकेट करके साथ में आने का। हमारी पार्टी चूँकि एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, हम पॉलिटिक्स में कोई कम्युनल इशू, कोई क्रिमिनल इशू या क्रिमिनल्स को आगे बढ़ाकर यानी पहला स्टेज हासिल करने की हम कोशिश नहीं करते। आप देख रहे हैं कि हमने शुरुआत की है लोकल बॉडीज़। केरला में भी 65 हमने पंचायत के और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जीते हैं। यहाँ भी हमने 50 के करीब पंचायत के और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जीते हैं, और इसी तरह राजस्थान में, महाराष्ट्र में और बंगाल में भी इस तरह की बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग नीचे से शुरुआत की है, उसी तरह से ऊपर पहुँचेंगे, और उतना वक्त नहीं लगेगा जितना वक्त बीजेपी को लगा है। जैसा आप बता रहे हैं 1952 में बीजेपी बनी थी और वो उसको यानी पहले जनसंघ थी, बाद में बीजेपी हुई, और 1984 तक उसके पास सिर्फ 2 सीटें थी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इतना वक्त हमें लगेगा, लेकिन एक नेचुरल तरीका होता है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सफ़र है, वो इंडियन पॉलिटिक्स में एब्रेशन है। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी और जनता दल, ये ग्रेजुअली आगे बढ़ी है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी ने पूरे मुल्क को शेक कर दिया था। तो जितनी छोटी पार्टियां थी वो सब एक जगह आई और फिर उन्होंने एक सफ़र लॉन्च किया और जनता पार्टी की हुकूमत बनी। लेकिन चूँकि वो सफ़र नेचुरल तरीके से नहीं चला था, इसलिए 2.5 साल में गिर गई, हुकूमत गिर गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जनता दल और ये सब चीज़ों ने एक वक्त लिया, और आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी, ये सब पार्टियां खड़ी हुई हैं, उसके वतन से निकल कर आई हैं। तो एक नेचुरल तरीका है पॉलिटिकल सफ़र का, हम भी उसी सफ़र से गुजरेंगे। लोकल बेस से हमने शुरुआत की है, और हम देखते हैं कि बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपको देखेंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट तक भी हम पहुँचेंगे। ताल्लुक से आपकी पार्टी कोई सामने नहीं आ रहा है किसी इशू को लेकर? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी तकरीबन हर साल किसी न किसी नेशनल इशू को लेकर कैंपेन चलाती है। मैंने आपको बताया, अभी हम लोग जो है ये महंगाई पर और बेरोज़गारी पर एक कमेटी बनाई है, उसने पूरा होमवर्क किया है, और अब उसके बाद हम जो है अगस्त से वो लॉन्च कर रहे हैं पूरे देश में। तो इससे पहले हमने ब्लैक लॉस के ख़िलाफ़ चलाया था। इससे पहले हमने जब कोरोना का वो लगा था तो उस वक्त एक कैंपेन चलाई थी, बीमार देश की यही पुकार, गद्दी छोड़े मोदी सरकार। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कैंपेन नहीं चलाते, लेकिन ज़ाहिर है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया 11 राज्यों में काम कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी 11 राज्यों में ही पड़ेगा। भटकल का जो आपका दौरा है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस वक्त में हमारा जो दौरा है वो नॉर्थ और वेस्ट कर्नाटक का दौरा है। हम लोग ने बिदर से आगाज़ किया, उसके बाद गुलबर्गा गए, उसके बाद यहाँ भटकल आए हैं, और यहाँ से फिर बेंगलोर जाएंगे। तो ये दौरा जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल टूर है। हम अपनी संस्था को, हमारी पार्टी को
ग्रास रूट लेवल तक कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर हम अपनी पार्टी से बात कर रहे हैं। तो ये उसी का दौरा है उस सिलसिले में। लेकिन जाहिर है कि देश के सामने जो सवाल हैं इस वक्त जो खड़े हुए हैं, उसको भी हम लोगों ने अपना सब्जेक्ट बनाया है अपनी गुफ्तगू का।